गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा था कि इंग्लिश के लिए मैं पेट स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के 2-3 पैराग्राफ्स को मैं आपके सॉल्व करवाऊँगा। क्लासरूम में भी काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ जाते जाते कुछ सॉल्व ऑनलाइन भी हो जाए ताकि हम लोग के लिए काफ़ी बेहतर हो जाए। तो आपको पता है पेट में 5 नंबर की इंग्लिश आती है जिसमें 3 क्वेश्चन पैराग्राफ पे आधारित होंगे, एक सैनोनिम्स, एक एंटोनिम्स, या हो सकता है इस साल दूसरी बार परीक्षा है तो इडियम्स इत्यादि भी पूछ सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। उसके साथ साथ जो भी बच्चे पेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि जब भी इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करें, नो डाउट मैं इतना भी जानता हूँ कि कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उस पर उन्होंने मेहनत की होगी तो उनकी इंग्लिश अच्छी भी है, वो बेहतर करके आएंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर उनको क्वेश्चन को समझने में कोई समस्या आ रही है तो वो क्वेश्चन को टारगेट बनाकर उसको सीखने और जो मेन पॉइंट है उसको जानने की कोशिश करें, और जो पैराग्राफ में उस मेन पॉइंट्स को इंटर रिलेट करने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें, तो वहां से क्वेश्चन को लेने और समझने की वो एक बार कोशिश करें। 3 क्वेश्चन ही आपके पैराग्राफ पे आने हैं, बाकी एक सैनोनिम्स है, एक एंटोनिम्स है। क्योंकि पेपर हाई स्कूल बेस पे है तो बहुत ज्यादा टफ आपको सैनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं देखने को मिलेगा। तो जो क्लासरूम के बच्चे हैं जिनको मैंने क्लासरूम में दिया था सीट, वो सीट ही पढ़ लें, वो पर्याप्त है उनके लिए। वर्ड्स उससे बाहर से आने ही नहीं है। लेकिन जो 3 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ पे होंगे उसके लिए एकदम ऐसा नहीं कि बहुत पैनिक क्रिएट करके आपको वहां जाना है और पूरा इंग्लिश देखते ही डर जाना, नहीं। पहले क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन का जो 4 आंसर आपको मिलेगा उसको पैराग्राफ से रिलेट करने की कोशिश करिएगा, और जैसे आप रिलेट करेंगे आपको राइट ऑप्शन मिल ही जाना है। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा 2 पैराग्राफ आपको सॉल्व करवाऊंगा। दोनों डिफरेंट होंगे, एक पैराग्राफ होगा, एक फिल इन द ब्लैंक टाइप होगा। आप देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करिएगा। उसके साथ साथ जो भी बच्चे इंग्लिश में उनको समस्या दिख रही है तो एक बार थोड़ा सा लग के काम करें, तब जाके काम होगा। सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं, इस वर्ष एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो शांत होकर एग्जाम दें। लेकिन हाँ, एक बार इंग्लिश पे मेहनत जरूर करें। एक बार मेरा बैच या कहीं पे भी वो बैच ज्वाइन करके एक बार इंग्लिश को थोड़ा समय देके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो देर न करते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अब की बार पेट के लिए आपको पैराग्राफ मीन्स कॉम्प्रिहेंशन के रूप में भी तैयार करना पड़ेगा, प्लस फिल इन द ब्लैंक, दोनों पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मेरा पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, मैंने फिल इन द ब्लैंक के रूप में दिया है आपको। फिल इन द ब्लैंक के रूप में देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ में आपको 3 पॉइंट भरना है, बाकी 2 पॉइंट एक सिनोनिम्स एक एंटोनिम्स आपको पता है पूछेगा ही। तो आप अगर ध्यान से इनको थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा देखें, तो आपको पता चल जाएगा ईजिली कि कैसे आपको काम करना है। मैंने हमेशा कहा है आपसे, मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए जाएं तो थोड़ा सा शब्दों को, सेंटेंस पैटर्न को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो आइए हम सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, और पहले जो भी भरना है उसको पहले पूरा एक बार तेज़ी से पढ़ लीजिए, तो आपको पूरा उस पैसेज का मैसेज क्या वो क्लियर हो जाना है। तो आइए सबसे पहले हम पूरा पढ़ते हैं। There is an important aspect which ... a mention in any discussion of the future of Indian theatre। मीन्स अब यहाँ पे इंडियन थिएटर की बात आ रही है तो इतना आपके दिमाग में हो कि थिएटर के लिए कौन कौन से पार्ट बड़े नेसेसरी होने वाले हैं। इट इज़ ... डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा एज अ कंपटीटर फॉर ... एमंग द पीपल। अब थिएटर की बात हो रही है तो कुछ मॉडरेट टाइप ही बात होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या भरा जाएगा। आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, पहला पॉइंट है आपका कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है विच। अब विच के साथ क्या लेंगे? डिज़र्व, इन्वॉल्व्स, डिक्टेट या इनवाइट्स। चूँकि आगे आप देख सकते हैं अ मेंशन इन एनी डिस्कशन, यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की? डिस्कशन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर डिस्कशन की बात होती है तो डिस्कशन के लिए मैटर या तो डिज़र्व करता है या तो डिज़र्व नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कशन की बात कर लें तो जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो डिज़र्व होने वाला है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ डिज़र्व लिखा हुआ है, तो फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन भरा जाएगा डिज़र्व, क्योंकि इन्वॉल्व्स हो नहीं सकता,
ठीक है। इन्वॉल्व मीन्स होता है जुड़े रहना, डिक्टेट मीन्स होता है किसी की तरह एक तरीके से तानाशाही या प्रभाव करना, और इनवाइट मीन्स होता है ज्वाइन, इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रित करना। तो वो तीनों यहाँ पर नहीं होने वाले, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो डिजर्व होने वाला है। तो अब एक सेंटेंस आपका बन जाता है कि देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच डिजर्व्स अ मेंशन इन एनी डिस्कशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडियन थिएटर, इट इज़ द, अब यहाँ पे देखा जाए इट इज़ द डेवलपमेंट। अब यहाँ डेवलपमेंट की बात है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेस भी है, हरिड भी है, प्रॉम्प्ट है और रैपिड है। तो एक चीज़ आप जान लो, कॉमन सी बात है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें या चेंज की बात करें, किसी स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें, तो एक्सप्रेस, हरिड और प्रॉम्प्ट से कहीं ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन जो होता है वो रैपिड होता है। रैपिड चेंज, रैपिड डेवलपमेंट एक कॉमन सा फ्रेज़ है जो लोग यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना, हरिड मीन्स होता है जल्दी, प्रॉम्प्ट और रैपिड मीन्स, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है एक अवस्था से चलना, और रैपिड मीन्स होता है तेज़ी से। तो यहाँ पे जो आपके दूसरे के लिए राइट ऑप्शन होने वाला है, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? रैपिड का प्रयोग करेंगे। तो अब आपका देखिए सेंटेंस क्या बनता है कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट which deserves a mention in any discussion of the future of Indian theatre. It is the rapid development of the cinema as a competitor for among the people. अब यहाँ तीसरे ऑप्शन में हमें देखना है कि क्या भरा जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें एज अ कंपटीटर, अगर कंपटीटर की बात अगर की जाए तो आई डोंट थिंक कि डिमांड यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है। फेम किसी पर्टिकुलर के लिए या पर्टिकुलर हीरो हीरोइन की बात हो, चूँकि यहाँ पे इंडियन सिनेमा की बात है तो आई डोंट थिंक फेम राइट ऑप्शन है। चॉइस तो वैसे नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है वो पॉपुलरिटी होने वाला है, ठीक है। तो अब देखेंगे जब पॉपुलरिटी जो को जोड़ दें अगर हम, तो हम पाते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या बनता है कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच डिजर्व्स अ मेंशन इन एनी डिस्कशन ऑफ द फ्यूचर इंडियन थिएटर, इट इज़ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा एज अ कंपटीटर फॉर पॉपुलरिटी एमंग द पीपल। मतलब जब इन शब्दों को आप भर लेंगे तो आपको खुद ही एक अच्छा खासा एक पैराग्राफ देखने को मिल सकता है। खासकर मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जिनकी इंग्लिश काफ़ी समस्या है, तो वो बच्चे जो हैं थोड़ा सा चीज़ों को सोच के और शब्दों को पकड़ के काम करेंगे तो उनका पैराग्राफ ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात कर लें, जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें आपको सिनोनिम्स बनाना है, मीन्स इसका पर्यायवाची बनाना है और इसका आपको इडियम्स है, ठीक है। इस इडियम्स को आपको इसमें करना होगा। तो अगर हम पहले सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स आपका है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स होता है उदासी भरा हुआ होना, ठीक है। तो आप इसके लिए ग्लूमी की मीनिंग जैसा मैंने बताया उदासी भरा हुआ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाइट, जाहिर सी बात है लाइट जस्ट अपोजिट होगा। ब्राइट भी वही चमकीला होता है, जस्ट अपोजिट होगा। पेनफुल मिस होता है दर्द भला, और डल मिस होता है नीरस, ठीक है। तो जो ग्लूमी का राइट सिनोनिम्स होने वाला है वो जो होगा नीरस होगा, बेकार होगा। मीन्स ग्लूमी का जो सिनोनिम्स होगा वो डल होगा। तो इसको सभी लोग नोट कर लें कि ग्लूमी का जो सिनोनिम्स होने वाला है वो डल होने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ें तो लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। ये इडियम्स और फ्रेजेस है, ठीक है। लोकतियाँ और मुहावरों के नाम से आप इन्हें जानते ही होंगे। तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब एक बार चाँद का दिखना। आपने कहावत सुनी होगी कि ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना मतलब यही होता है कि जो कभी कभार दिखता हो, मतलब बिरला ही दिख जाता हो। तो वंस इन अ ब्लू मून उसी का एग्जाम्पल। तो फ्रिक्वेंटली मिस होता है बार बार, हो ही नहीं सकता है, बार बार दिखेगा तो फिर नींद का चाँद काहे बात का होगा। यूजुअली भी नहीं होने वाला। नेवर मतलब कभी नहीं दिखेगा तो फिर चाँद नज़र कहाँ से आएगा। रेयरली का प्रयोग आप इसके लिए करेंगे। रेयरली मिस होता है कभी कभार, ठीक है। जैसे कुछ लोग कभी कभार दिखते हैं तो हम लोग कमेंट करते हैं ना कि आप तो एकदम ईद के चाँद हो गए। तो ये राइट ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे रेयरली होने वाला है, ठीक है। तो एक बार जिनको भी ये प्रैक्टिस सेट या ये सीट चाहिए मैं लिंक में दे दूँगा, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे। तो आइए हम दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि दूसरा हमें पैराग्राफ क्या मिला हुआ है। दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है।
इसको आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तब इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपको पैराग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से करना है तो जैसे मैं बताता हूँ कि पहले एक पहला और दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए और उस क्वेश्चन के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार नोट कर लीजिए, तब आपको पैराग्राफ सॉल्व करने में अच्छा भी लगेगा। तो जो पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स विचारों को प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देयर इज़ नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म। साइंस और ह्यूमनिज्म के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, वो बराबर के महत्वपूर्ण हैं। ह्यूमनिज्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंस। जो मानवता है या मानवतावाद है वह विज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साइंस इज़ सुप्रीम, ह्यूमनिज्म इज़ सबऑर्डिनेट। और साइंस सुप्रीम है, बड़ी है, ह्यूमनिज्म उसका सहयोगी या उसका अधीनस्थ है। तो अब आइए हम पहले पॉइंट को पढ़ते हैं कि नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी। नेहरू जो हैं वो मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स कई साइड उनकी पर्सनालिटी के कई आयाम हैं। ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। उनको लिखना और पढ़ना किताबों का बहुत अच्छा लगता है। एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स। जितना अच्छा उनको राजनीति और सामाजिक बुराइयों से लड़ना आता है। और रेसिस्टिंग टायरेनी, और विरोध करना आता है। इन हिम, उनके में द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। उनकी नज़र में जो साइंटिस्ट और मानवतावादी हैं और जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस है। while he kept looking at social problem from a scientific standpoint। जब वो सामाजिक समस्याओं को साइंटिफिक स्टैंड मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, he never forget that, तो वह कभी नहीं बोलते हैं कि we should nourish the total man, कि हम एक कंप्लीट मतलब एक पूर्ण आदमी को पोषण दे रहे हैं, का निर्माण कर रहे हैं। एज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के रूप में ही रिफ्यूज टू बिलीव, वह यह विश्वास करने से इनकार कर देते हैं इन अ बेनेवोलेंट पावर इंटरेस्ट इन मैंस अफेयर, बट एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड नॉन बिलीवर he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored। अब देखिए नीचे आपको कोई ऊपर का पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर एक पॉइंट आप देख लें जहाँ पे उन्होंने बात की है कि इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, मतलब दोनों के बराबर को मानते हैं। तो अब अगर हम देखें देयर इज़ नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म, ये नहीं है। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि जो मानवता और जो विज्ञान है वो क्या है, वो बराबर के महत्वपूर्ण हैं। ये आपका राइट ऑप्शन होने वाला है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन पे करें। अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स अ कैपेबल पर्सन, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, अ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, अ सेक्रेटिव पर्सनालिटी। अब यहाँ पे अगर हम मेनी साइडेड की बात करें, बहुआयामी पर्सनालिटी की बात करें, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन आपका होने वाला है कैपेबल मीन्स होता है योग्य, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट एक। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कि अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, मतलब एक आदमी जिसको कई प्रकार से इंटरेस्ट हो उसी को हम मेनी साइडेड पर्सनालिटी का पर्सन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पंडित नेहरू इंजॉयड, पंडित नेहरू को मज़ा आता है डूइंग ऑल दीज एज मच एज मोर, रेसिस्टिंग टायरनी, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल। अगर हम इंजॉयमेंट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं शुरू में ही लिखा है कि नेहरू वाज एज ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल रेसिस्टिंग टायरनी। देखा जाए तो इनका बी, सी और डी तीनों ऑप्शन राइट होने वाला है, लेकिन अगर इसमें से आपको किसी को बेहतर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन 3 के लिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि लिखा है डूइंग ऑल दीज, मतलब वो सभी कुछ करना चाहते थे जो नीचे है, तो इसलिए जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि एक सिनोनिम्स है फेमस। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, तो आप देख सकते हैं स्टडी मीन्स निरंतर, ऑफुल मीन्स भयानक, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध होता है, पुअर मीन्स गरीब। तो फेमस का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो पुअर होने वाला, पॉपुलर होने वाला है। फिर से बोल दे रहा हूँ, फेमस का राइट ऑप्शन पॉपुलर होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द बताना है। तो एक ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है एक ऐसी चीज़ जो इस पार से लेकर उस पार तक दिखाई दे जाए। तो क्लियर नहीं हो सकता, स्पष्ट होता है। ऑब्वियस मीन्स भी स्पष्ट होता है, नहीं होगा। ओपेक मीन्स भी वही होता है। ट्रांसपेरेंट का जो राइट ऑप्शन होगा वो ओपेक होगा, तो ओपेक नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्हीं दोनों पैराग्राफ्स को सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन मेरी आप सभी लोगों को ये सलाह है कि एक बार पेट का एग्ज़ाम दे के आएँ। अगर जिनको इंग्लिश की समस्या है तो इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करें, 3 से 4 महीने का समय दें। एक बार आप अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो फिर आगामी किसी भी एग्ज़ाम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके साथ साथ मैं आप सभी लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इंग्लिश के लिए मेरा नया बैच जो है वह शुरू होने वाला है 17 अक्टूबर से। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।